में हम पढ़ेंगे। बात समझ में आ गया? तो इसमें इस यूनिट में आपके 5 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर। आज देखिए डेट पहले आपको आप पता ही है 1725 और पीरियड है फर्स्ट, राइट। तो हम पढ़ा रहे हैं स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की में मैंने आपको बताया कि 5 चैप्टर हैं और पहले उससे पहले हम ये जानेंगे कि स्थिर विद्युत की होता क्या है, कि किस चीज को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे। ठीक है बच्चों? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? फिजिक्स की वह ब्रांच है, भौतिक विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश के या आवेश को स्थिर अवस्था में स्टडी किया जाता है। वह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो दो चीजें हमने इसमें बता दी, एक तो है आवेश, जो आवेश है वो स्थिर अवस्था में होना चाहिए। यदि आवेश स्थिर अवस्था में है तो हम ये जान पाएंगे कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं स्थिर अवस्था, राइट। तो ये हम इसके 5 चैप्टर हैं, इसके 5 चैप्टर इसमें आप पढ़ेंगे और जो आपको बोर्ड में मार्क्स मिलेंगे 7 to 10 मिलेंगे, राइट। 5 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से हैं इसके, कौन कौन से चैप्टर होंगे? पहला होगा हमारा क्या, आवेश के बारे में हम पढ़ेंगे और वो होगा बल, विद्युत बल। दूसरा होगा विद्युत फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। दूसरा चैप्टर होगा विद्युत क्षेत्र। तीसरा चैप्टर होगा हमारा विद्युत विभव, विद्युत विभव। और फोर्थ होगा बच्चों, इधर ले लेते हैं, फोर्थ होगा हमारा संधारित्र। और फिफ्थ होगा हमारा गाउस की प्रमेय। ये गॉस की प्रमेय और विद्युत क्षेत्र बात एक ही है, यानी कि विद्युत क्षेत्र निकालने का तरीका गॉस की प्रमेय है। मैंने अभी आपको बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम आवेश को पढ़ेंगे, लेकिन स्थिर अवस्था में, जब आवेश रुका होगा। अभी बात करेंगे कि आवेश क्या है बच्चों। और इस सारे यूनिट में आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं, 5 चैप्टर। इतना क्लियर हो गया? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? yes. जो लोग ऑनलाइन है अगर वो भी कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी आवाज सबको आ रही होगी? जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं वो भी अगर कुछ पूछना चाहे तो पूछ ले। तो ये हमारा पहला चैप्टर और पहला यूनिट होगा। सबसे पहले हम विद्युत बल के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले भी आवेश के बारे में पढ़ेंगे। इतना ये नोट कर लीजिए बोर्ड से, जो बोर्ड पर है नोट इट डाउन कीजिए, साथ ही साथ आप नोट भी करते चलें तो ये हमें पता चल जाएगा। या बाद में इसे देखेंगे। देखिए अभी हम जो कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात हमारी आती है आवेश क्या है। आवेश या चार्ज। आवेश या चार्ज क्या है? व्हाट इज चार्ज? बहुत सारे जनरल एग्जांपल्स आप डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे जब विंटर्स होती है और आप ऊन के कपड़े पहने होते हैं, वुलन क्लोथ पहने होते हैं और स्वेटर को उतारेंगे तो जो हेयर्स हैं हमारे
जब आप छोटे थे तो आप एक एक्सपेरिमेंट करते थे। क्या एक्सपेरिमेंट था? कंघा लिया, आपने बाल काटे और उससे जो है छोटे छोटे कागज के पीसेस चिपका कर देखे तो वो चिपक जाता है। ठीक, ये दूसरी बात है। तीसरी बात और आपको बताया तो प्लास्टिक की चेयर होती है, कमरा बंद करिए, प्लास्टिक की चेयर लीजिए, उस पर कोई शॉल से ऐसे ऐसे कस के मारिए उसके पीछे, तो आपको चिंगारी निकल के चट चट की आवाज़ दिखाई देगी। वो भी क्या है? वो सब आवेश के कारण हो रहा है। अब आवेश होता क्या है? दो वस्तुएं हमने ले ली, ये वस्तु ए ले ली और ये बॉडी बी। ये बॉडी ए और बी अभी अलग अलग है, हमने इन्हें रब किया यानी कि इन्हें रखा आपस में। तो अब उसके बाद क्या हुआ? ये बॉडी चार्ज हो गई। रगड़ने से बच्चों क्या हुआ? हमें ये पता है कि जो बॉडी होती है उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, वहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ये आप जानते हैं, परमाणु की संरचना है। तो जब आपने रब किया, रब करने से क्या हुआ? कुछ इलेक्ट्रॉन बॉडी ए से बी पर चले गए, इलेक्ट्रॉन या बी से ए में आ गए, उधर से इधर भी जा सकते हैं, किसी से भी किसी में जा सकते हैं। तो जाने से क्या हुआ? पहले देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है नेगेटिव आवेश इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है और जो न्यूट्रॉन है उस पर कोई चार्ज नहीं है। जो नाभिक हमारा हुआ, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन्स अनचार्ज है, तो नाभिक जो हुआ वो पॉजिटिवली चार्ज हुआ। लेकिन उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। तो अलग अलग कक्षाओं में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन। तो जितना निगेटिव आवेश है किसी एटम पर उतना ही पॉजिटिव आवेश है। तो जो परमाणु है वो क्या हुआ? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुआ, उस पर कोई आवेश नहीं है। रब करने से क्या हुआ बच्चों? एक इक्विलिब्रियम में चीज थी, इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था में। साम्यावस्था किस चीज की थी बच्चों? जितना आवेश पॉजिटिव था उतना आवेश नेगेटिव था। तो जो एटम या कोई भी बॉडी थी वो साम्यावस्था में थी। रब करने से क्या हुआ? एक भौतिक राशि जिसका इक्विलिब्रियम यानी कि जिसकी साम्यावस्था दो वस्तुओं को रब करने से बिगड़ गई, उसे हम क्या कहेंगे? आवेश कहेंगे। तो आवेश वह भौतिक राशि है जिसकी साम्यावस्था दो वस्तुओं को रब करने से बिगड़ जाए। बात समझ में आ रही है? तो यह आवेश एक फिजिकल क्वांटिटी है। आवेश क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। वह भौतिक राशि जिसकी साम्यावस्था दो वस्तुओं को रब करने से बिगड़ जाती हो उसे हम आवेश कहते हैं। बात क्लियर हो गया? तो ये कंसेप्ट हमारा आवेश का था। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर हमने बताया नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। तो आवेश हमारा हुआ, आवेश हम बता चुके क्या है और उसका मात्रक क्या है बच्चों? मात्रा क्या बोलो? कूलम। कूलम उसका मात्रक है। ठीक, किसमें नापेंगे? कूलम। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश हुआ? इलेक्ट्रॉन पर आवेश मैंने बताया -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बात क्लियर हो गई? तो प्रोटॉन पर कितना होगा? प्रोटॉन पर इतना ही पॉजिटिव होगा, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये प्रोटॉन पर आवेश हुआ। ये किस पर आवेश हुआ? प्रोटॉन पर आवेश हुआ। बात क्लियर हो गई? अब न्यूट्रॉन पर कितना आवेश है कौन बताएगा? न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है? कोई बच्चा बताएगा? आप बताइए। न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होगा? कोई आवेश नहीं होता, अभी तो बताया मैंने। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है? मात्रा। मात्रा क्या होता है? जिसमें भौतिक राशि नापी जाती है, मेजर की जाती है। जैसे इस क्लास की स्ट्रेंथ अगर हम नापना चाहें कि इसमें कितने बच्चे हैं, संख्या कितनी है, तो 40 हो सकती है, 45 हो सकती है, नापी जाएगी। जैसे आप हैं ऐसे ही सारे बच्चे और होंगे, एक यूनिट आप। बात क्लियर हो गई?
तो ये हमारा नापने का कूलम के फॉर्म में रख दीजिए, कूलम के फॉर्म में उसे कूलम के आवेश जो मात्रक है उसमें नापेंगे। इलेक्ट्रॉन पर मेरी तरफ देखें सारे बच्चे, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रॉन पर, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज। अभी बताया इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर, न्यूट्रॉन पर वो चार्ज। अब बातें समझ में आती? तो ये हमारा तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है। अब होता क्या है, मैंने आपको बताया रब करने से ऊर्जा ऊष्मा उत्पन्न होती है और कुछ इलेक्ट्रॉन एक जगह से एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चले जाते हैं। अब सवाल पूछा ये जाएगा कि कोई भी बॉडी को चार्जिंग के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? तो किसी भी बॉडी को चार्ज बनाने के लिए, चार्जिंग के लिए इलेक्ट्रॉन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसा क्यों है? प्रोटॉन क्यों नहीं होते? प्रोटॉन पर भी तो पॉजिटिव चार्ज है। क्या प्रोटॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर नहीं जा सकते? कौन बताएगा? बताएं। इलेक्ट्रॉन जा सकता है, प्रोटॉन क्यों नहीं जा सकता? जा सकता है। कैसे दे देंगे बताइए? अभी हमने रब किया, रब करने से ऊर्जा उत्पन्न हुई और वो ऊर्जा की वजह से इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह, एक बॉडी से दूसरी जगह चला गया। प्रोटॉन क्यों नहीं कर सकता है? क्या प्रोटॉन कर सकता है? हम बताओ सर। इसलिए कि प्रोटॉन नाभिक में है और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में, इस वजह से। हाँ, ये इन्होंने कुछ सही बताया। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर अलग अलग ऑर्बिट में घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ लाइटली यानी बहुत कम बल से बंधे हुए हैं। उन्हें वहां से हटाने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो रब करने से हमें मिल जाती है। लेकिन रब करने से हमें इतनी ऊर्जा नहीं मिलती कि प्रोटॉन्स नाभिक से बाहर आ पाए। तो प्रोटॉन्स चार्जिंग के लिए चार्ज नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करना चाहें तो नाभिक को तोड़ना पड़ेगा, यानी कि न्यूक्लियर बम के बराबर जितना एनर्जी चाहिए, राइट? वो रब करने से पॉसिबल नहीं। बात क्लियर हो रहा है? तो प्रोटॉन्स चार्ज नहीं करेंगे। किसी भी बॉडी की चार्जिंग के लिए, किसी भी बॉडी को आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स जिम्मेदार होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 माइनस 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम आवेश होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी बॉडी पर जाता है, पहले क्या था? जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, तो बॉडी अनचार्ज है। लेकिन हमने क्या किया? रब किया, एक से दूसरे पर कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए, तो नेगेटिव चार्ज एक से दूसरी बॉडी पर चला गया। तो जो दूसरी बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो जो आवेश है दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव कौन होगा बच्चों? जब बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगी, यानी कि जो बॉडी, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स एक से दूसरे पर चले गए हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होगी, क्योंकि उसने अपना ऋण आवेश कम कर दिया। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस जो इलेक्ट्रॉन्स को कर देगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो गेन कर लेगा वो नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज जो है, आवेश दो तरह का हुआ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आवेश का मात्रा कूलम। कितने तरह के आवेश हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, बात समझ गए? इतना आवेश का मात्रा कितने तरह के आवेश? दो तरह के। बात क्लियर हो गई? चलिए अब आगे चलते हैं, आवेश के कुछ और चीजों के बारे में पढ़ेंगे। आवेश अभी हमने बताया पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसका मात्रा कूलम है। किसकी वजह से होता है? आवेशन के लिए, आवेशित करने के लिए कौन जिम्मेदार? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार। बात क्लियर हुई? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश
माइनस 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 प्रोटॉन पर आवेश प्लस 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19। ये ध्यान रखें, यहाँ माइनस 19 नहीं है, यहाँ प्लस और माइनस है, वहाँ नहीं है, कभी आप सोचें। बात क्लियर हो गया? अब आवेश दो तरह के हो गए, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव कौन है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस। नेगेटिव कौन है? गेन। ये चीजें हमारी आवेश के बारे में पता चली। अब और भी चीजें हैं। एक है आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, संरक्षण। आवेश का संरक्षण, आवेश संरक्षित रहता है, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज आप डेवलप करते हैं उतना ही नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। जितने इलेक्ट्रॉन्स एक से गए हैं दूसरे से उतने ही जाते हैं। आवेश का संरक्षण इसे हम कहते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें और है, जहां से पहला फार्मूला आएगा, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटीकरण, वो क्या है? आवेश बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन, किसी भी बॉडी पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। जैसे इस रूम में कुर्सियां रखी हैं, तो एक कुर्सी के इंटीग्रल मल्टीपल संख्या में जितनी टोटल कुर्सियां हैं वो उसका इंटीग्रल मल्टीपल होंगी। एक कुर्सी होगी, 2 कुर्सी, 3, 4, 5, 6, 5.5 तो नहीं होगी कि आधी कुर्सी काट के रखें, ऐसा तो नहीं होगा। इसी तरह से जब एक बॉडी दूसरी बॉडी, मतलब एक बॉडी चार्ज होगी 2 से रब करने की वजह से, तो 1 इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन गए, 3 इलेक्ट्रॉन गए, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स मल्टीपल में जाए। आधा इलेक्ट्रॉन नॉट अलाउड। इसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? किसी भी आवेशित वस्तु पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के आवेश का इंटीग्रल मल्टीपल गुणांक होता है, यानी कि जो हम कह रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है ये हमें पता करना है। हमने बताया आवेश, किसी भी वस्तु पर आवेश Q बराबर होता है प्लस माइनस NE, ये पहला फार्मूला है। प्लस माइनस NE क्या है? N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। N बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E बराबर है माइनस 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19। तो किसी वस्तु पर आवेश Q किस में नापा जाएगा? Q क्या है? आवेश। यूनिट क्या है आवेश की? कूलम। नहीं, तो आवेश नापा जाएगा कूलम में। किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वो कूलम में नापा जाएगा, और वह एक इलेक्ट्रॉन पर स्थित आवेश का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, गुणांक होता है, राइट। तो Q बराबर होता है प्लस माइनस NE। इसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मीन्स चार्ज कंटिन्यूअस ना होकर डिस्क्रीट है। आपने पानी घोला, नल लगाया, तो उसमें नीचे ग्लास लगाया, पानी की धारा उसके अंदर जा रही है, तो कंटिन्यूअसली वो जा रही है, वो कंटिन्यूअस मूवमेंट है। अगर हमने कहीं पर पत्थर गिरा रहे हैं तो 1 पत्थर, 2 पत्थर, 3 पत्थर डालेंगे, ये क्वांटाइजेशन है, यानी कि एक का मल्टीपल। वो कंटिन्यूअस है, वो क्वांटाइजेशन है। तो क्वांटाइजेशन और कंटिन्यूअस में फर्क आपको पता चल गया होगा। आपकी बुक है, बुक जो है सॉलिड देखेंगे, एक साथ देखेंगे तो कंटिन्यूअस देख लेंगे, ऐसा है नहीं। एक पन्ना है, एक पन्नों से मिलकर बुक बनी है। तो किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। बात क्लियर होगी? कोई समस्या है यहाँ पर? अब हम आगे चलते हैं
आवेश की कुछ प्रॉपर्टीज और जैसे आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। हमने ये देखा है कि जो सिमिलर टाइप के, नहीं तब देखें, जो सिमिलर टाइप के एक ही तरह के आवेश हैं, यानी कि जो पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो एक तरह के आवेश एक दूसरे को रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, भगाते हैं, और अपोजिट टाइप के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, खींचते हैं एक बल के द्वारा। उसे हम वैद्युत बल कहते हैं, जो पहला चैप्टर है, जैसे कूलम का, जो हम कूलम्बियन फोर्स कहते हैं, या कूलम का नियम, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर आपका यहाँ से शुरू होता है। या अपोजिट टाइप के चार्ज अट्रैक्ट करेंगे और सिमिलर टाइप के चार्ज रिपल करेंगे, ये विद्युत बल के द्वारा। बात समझ में आ रहा है? तो यही हम कूलम के नियम पर इसे पढ़ेंगे। तो अभी हमें पता चला कि आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल भी आवेशित वस्तुओं में लगता है। ठीक, तो देखते हैं कूलम का। ये क्या कहता है? दो स्थिर बिंदु आवेश, आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल एक उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या मतलब है? F सीधे समानुपाती है Q1 Q2 के। ये मान लिया दो आवेश हैं, इसे Q1 कहा, इसे Q2 कहा, दोनों के बीच का डिस्टेंस R कहा और लगने वाला फोर्स F कहा। दोनों सिमिलर है तो भगाएंगे, इधर लगेगा, यानी कि F इन दोनों को रिपल करेगा, और अपोजिट होते तो अट्रैक्ट करता। बात क्लियर हो गई? तो पहला है दो स्थिर, ध्यान रखना है, स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। पहली बात। दूसरी बात हमारे पास आएगी, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसका मतलब क्या है? F ऐसे लेके बना हुआ वर्ग के, ये ध्यान रखना, वर्ग के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो चीजें हमें बच्चों पता चली, एक दोनों के आवेशों की मात्रा पर निर्भर करता है, दूसरा उनके दूरी पर निर्भर करता है। अगर वो पास पास होंगे तो बल ज्यादा लगेगा, अगर वो दूर दूर होंगे तो बल कम लगेगा। दोनों के आवेश ज्यादा हैं, बड़े हैं, तो बल ज्यादा लगेगा क्योंकि गुणनफल के समानुपाती है, और दोनों छोटे छोटे हैं तो बल कम लगेगा क्योंकि गुणनफल कम होगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से ये दो पॉइंट उन्होंने कूलम ने बताए। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ऐसे आएगा, F समानुपाती Q1 Q2 और F समानुपाती 1/r²। इन दोनों को जोड़ दो तो F समानुपाती
Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये बात हमें अभी पता चला। बात क्लियर हुआ? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? कोई समस्या किसी को? ठीक है, तो इतना बात आपने अभी समझ लिया। अब हम आगे चलते हैं, इसे और कैसे एक्सप्लोर करेंगे, इसके बारे में और कैसे जानेंगे। क्या क्या वो फैक्टर हैं जिन पर बल निर्भर करेगा। दो फैक्टर अभी हमने आपको बताए, दोनों का जो चार्ज है, आवेश है, उस पर निर्भर करेंगे कितना कितना आवेश है, और दूसरा इस बात पर निर्भर करेगा कि वो पास है या दूर है। आइदर दे आर वेरी नियर टू ईच अदर और दे आर फार ऑफ। ठीक है, दो फैक्टर। अभी और भी कुछ फैक्टर्स हैं, देखिए। अभी हमने देखा, देखिए ये दो चार्ज ले लिए, इसे Q1 कहा, इसे Q2 कहा, दोनों को बीच का डिस्टेंस R कहा। तो ये कहता है F सीधे समानुपाती है Q1 Q2, दूसरा F सीधे समानुपाती है 1/r स्क्वायर। दोनों को जोड़ दो तो F सीधे समानुपाती है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर की। तो F इक्वल टू कैप्पा, एक नया टर्मिनोलॉजी है कैप्पा। देखिए K जैसा है। बहुत सारे देशों में विज्ञान का अलग अलग समय पर विकास हुआ। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसका विकास हम ये कहते हैं कि हमारे देश में पहले हुआ, लेकिन दुनिया ने यूनान और ग्रीक और उधर वाले लोगों से पहले जाना। जैसे हमारी देवनागरी लिपि है का खा गा घा, रोमन अंग्रेजों का ABCD, ऐसे ही ग्रीक जो लैटिन अल्फाबेट है या लैटिन लैंग्वेज है, उसका अल्फाबेट है अल्फा बीटा गामा थीटा फाई साई चाई कैपा अल्फा एप्सिलॉन, ये सारे चीजें। उसके भी अलग अल्फाबेटिकल लेटर है, उनमें एक ये कैपा है। तो ये आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका वैल्यू जो आता है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन या 9 × 10⁻⁹, राइट। तो इसका वैल्यू यहाँ एप्सिलॉन और दिया हुआ है। अब अगर हम इन सबको जोड़ दें तो इसका वैल्यू आ जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। इसका वैल्यू 9 × 10⁹। ये कांस्टेंट है। कुछ बात समझ में आई? अब धीरे धीरे हम कहानी से जो एग्जैक्टनेस है, जो पढ़ाई में काम आएगा, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना हमारे पास आ गया। तो अब हम कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं, राइट। यानी कि कुछ न्यूमेरिकल्स अभी आप कर सकते हो, लेकिन अभी थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ये हमने बताया कि F जो है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर किसे कहते हैं? सदिश किसे कहेंगे? वे राशियां जिन्हें निरूपित करने के लिए, बोलो, वे राशियां जिन्हें निरूपित करने के लिए दिशा परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। और एक तीसरी चीज और, जो पैरेललोग्राम वेक्टर के पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती हैं। तीन चीजें बताएं, राइट। 3 पॉइंट है, एक परिमाण, दूसरा दिशा, तीसरा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को एडिशन को फॉलो करेंगे। 3 फैक्टर, उन्हें हम सदिश कहेंगे। अदिश कौन है? जिन्हें निरूपित करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ये दरवाजा है, इसे या तो खोलेंगे अपनी तरफ खींच के या धक्का देकर बाहर खोलेंगे। तो लिखा होता है पुश या पुल, यानी कि बल किधर लगाना है ये उस पर बताया जाता है। तो बल को पूरी तरह से बताने के लिए जरूरी है हम उसकी दिशा भी बताएं, तब कंप्लीट बात होगी। 5 न्यूटन का बल लगाएंगे, किधर लगाएंगे? धक्का दें या अपनी तरफ खींचे। तो अभी स्टेटमेंट अधूरा। पूरा करने के लिए आपको ये बताना होगा, या तो अपनी तरफ खींचिए या उसे धक्का दीजिए। तो ये हमें दिशा भी बतानी पड़ेगी। तो क्या है? दिशा जो है, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा एक अनुदिश होती है। और ये हमने बता दिया है कि सेम टाइप के रिपल करेंगे, अपोजिट